तो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, और जितने भी आपने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं सब टॉपिक्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ पर जो और नई चीजें जो जुड़ के आज जो आएंगी, वो कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा और आपको साथ के साथ बैलेंस शीट भी बनानी होगी। अभी तक आप जो टॉपिक्स पढ़ के हटे हो वो न्यू रेशियो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे के सारे इंक्लूड होंगे। और इसके बाद हम इसमें अब क्या करेंगे कि हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो प्रॉब्लम आज की जो होगी, थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ी लेंथी सी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आज फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम समझने की स्टेज पे होंगे, तो हमें थोड़ा सा लग सकता है कि लेंथी है, बट ऐसा लेंथी जैसा कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन 10 से 12 मिनट के अंदर आप इजीली एग्जाम के अंदर सॉल्व करेंगे। और अभी तक क्या था कि 2 बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, और अब देखिए क्योंकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक तक जो है आपके और इसमें जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करेंगे। ठीक है, शुरू कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं, एक यानी कि सब चीजें उसके अंदर जुड़ के। हालांकि आज की क्लास में मैं एक थोड़ा सा काम और करूंगा कि क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा लेंथी ना लगे, तो मैं जर्नल एंट्रीज का जो पार्ट है रिवॉल्यूशन का वो छोड़ के चलूंगा। तो हम डायरेक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। और अब आप समझ लीजिए कि जो भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पॉइंट्स इन्वॉल्व होते ही होते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। देखिए यहां पर जो है आपको एक बैलेंस शीट दी गई, और इस बैलेंस शीट में आप देखें पहले से XYZ पार्टनर्स हैं, और वो 3:2:1 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। और उनकी बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट, ये इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट के। और दूसरी तरफ कैश, डेटर्स, उसमें से प्रोविजन लेस किया गया है, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग। तो अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बैलेंस शीट नहीं होती थी, यहाँ पे एक बैलेंस शीट भी दी गई है, और आगे क्या कहा गया वो हम देख रहे हैं। तो देखिए, ऑन 1 जनवरी 2013 इट वाज डिसाइडेड टू एडमिट मसूद इनटू पार्टनरशिप। They decided to share profit and losses in the ratio of 2:1:1:2। तो देखिए क्या हुआ कि 1 जनवरी 2013 से एक नए पार्टनर को ही एडमिट कर रहे हैं, उस पार्टनर का नाम है मसूद। और नए वाले पार्टनर के आने के बाद से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये इनका चेंज हो जा रहा है, और चेंज होकर के क्या हो रहा है, 2:1:1:2। अब यहाँ पर एक काम कम करा हुआ है, वो क्या है कि आपको न्यू रेशियो दे दिया, पर आप मान के चलिए कि एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है, एग्जाम में आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करने को आ सकता है। फिर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, गुडविल इज वैल्यूड एट 54,000 रुपीज, और मसूद ब्रिंग्स इन रुपीज 3 लाख एज कैपिटल एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये वही टॉपिक है जो आप पहले पढ़ के हटे हो, और वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। फिर सेकेंड और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, 5, 6, 7, यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो हम एक एक करके भी करने वाले हैं। तो 2 से लेके 6 तक जो भी पॉइंट्स हैं, इन सब के अंदर सारा रिवैल्यूएशन का पार्ट है। उन्होंने बोला है कि पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, और चूंकि क्वेश्चन आपको
मैंने बताया जर्नल एंट्रीज हम लोग ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर रही है, पहले से भी डिस्कस कर रही है, तो मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज या रिवोल्यूशन की वो छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में भी अभी हम रिविजन करके हटे हैं। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट्स हैं, 7th पॉइंट में तो उन्होंने कहा है कि आपको करना क्या, देखा जाए तो जो हमें करने वाले पॉइंट्स हैं वो कितने अच्छे। आपको याद रखना है कि कुछ पॉइंट्स हमें अपने आप जोड़ने हैं, ये हर क्वेश्चन में आपको करना है। और आप अगले चैप्टर में जाएंगे, उसके अगले चैप्टर में जाएंगे, वहां पे भी इन बातों को, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जो पॉइंट नजर आ रहे हैं वो तो है कि 6 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें कुछ काम करना है। इसके अलावा जो 7वां 8वां और आगे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको खुद बताऊंगा, जो हर क्वेश्चन में आपको अपने आप जोड़ने हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो एक ये पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैलेंस शीट में कुछ भी गुडविल अगर पड़ी हुई है तो उसको आपने राइट ऑफ कराना है। आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में तो गुडविल नहीं है, तो अपने आप एक पॉइंट बनाना है, बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो हटाना है। क्योंकि आपको पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के समय में AS 26 क्या कहता है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल जो है नहीं रहनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो आपने मार्केट से परचेज करी हुई हो। तो यहाँ पर जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम ये मान के चलते हैं कि वो मार्केट से परचेज नहीं करी गई है, वो सेल्फ जनरेटेड है। तो इसलिए हर बार अपने आप आपको देखना है कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल है तो उस गुडविल को आपको हटाना है। दूसरी चीज क्या है कि आपको चेक करना है कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस तो नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है तो उसको आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है बिना बताए हुए। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, और यहाँ पर आप नोटिस करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, तो यानी कि एक पॉइंट ये भी अपने आप करना है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था और उससे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो सिर्फ आपको याद कराने के लिए भी। इसके बाद आपको चेक करना होता है कि कोई आपके पास फ्री रिजर्व्स तो नहीं है। अगर कुछ भी फ्री रिजर्व्स पड़े हैं तो उन फ्री रिजर्व्स को भी आपने पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। ये पॉइंट्स आपको हर चैप्टर में अपने आप आगे जोड़ने हैं। ये चीजें बैलेंस शीट में नहीं रहनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में है तो आप इसको हटा देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं, और किस चीज के लिए रिजर्व्स हैं, क्या इससे रिलेटेड लायबिलिटी है या कोई क्लेम है, कुछ भी बात नहीं कही गई, तो उसका मतलब रिजर्व फ्री है और इस रिजर्व को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पुराने पार्टनर्स को। और इसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि एसेट साइड में आपके पास कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए होते हैं। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो लॉस होते हैं। तो उन लॉसेस को भी आपने क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो कुल मिला के क्या है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बाद ये 4 पॉइंट आपको हर क्वेश्चन में अपने आप जोड़ने हैं। हर क्वेश्चन में इनको चेक करना है। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराते हुए रोज ऐसे ही कराते रहूंगा, डिस्कस करते रहूंगा, तो आपको अपने परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वहीं से स्टार्ट करते हैं, और गुडविल का ट्रीटमेंट है यहाँ पर। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए। अगर आपको आज समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप उसको रिकॉल करिए। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करना होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको बिजनेस में गुडविल का प्रीमियम देना होता है। तो सबसे पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि उसको पैसे कितने देने हैं, उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल देना कितना है, और इसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक काम हमारा कम किया हुआ है, और वो काम ये है कि उन्होंने हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दी। तो मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, और इस वर्किंग नोट में हम सीधा पहले काम को स्किप करते हुए चल रहे हैं, और हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हो आप? ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2:1, न्यू रेशियो हो गया हमारा 2:1:1:2। शुरू से बताते हुए चलता हूं मैं एक बार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें निकालना है।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसके विपरीत जो नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या करते हैं हम, उल्टा करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। वहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालना होता है, वहां पर ठीक इसके अपोजिट निकालना होता है, गेनिंग रेशियो। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों के दोनों रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने से पहले जो एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है वो ये करनी होती है कि भाई टोटल जो है दोनों के बराबर होने चाहिए। तो चलिए ऊपर पहले तो मैं नाम लिख दूं, ये x का है, ये y का है, ये z का है, और ये नए पार्टनर मसूद का है। 3 + 2 + 1, और ये मसूद तो पहले थे नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक लगा दिया 6, और अब हम टोटल कर रहे हैं 6। तो हमारी जो एक समस्या है वो यहाँ पे समाप्त हो गई कि यहाँ पे टोटल जो है दोनों का बराबर है। अगर टोटल बराबर नहीं होगा तो हमें टोटल मैनिपुलेट करके बराबर करना होता है। इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो थर्ड वीडियो जो है इसी टॉपिक की वो आप जरूर देखिए। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए जो नया पार्टनर है उसका तो सैक्रिफाइस हो नहीं सकता, उसको तो मिल रहा है। सैक्रिफाइस किसका होगा, पुराने पार्टनर का। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, जो त्याग किया। तो पुराने वाले पार्टनर्स ने त्याग किया होगा ना अपने प्रॉफिट्स का, और नए वाले को तो मिला होगा, तो नए वाले को तो गेन होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं सबसे पहले x के लिए। x को पहले मिलते थे 3, अब मिल रहे हैं 2, तो इसका जो है यहाँ पर क्या है 1 पार्ट का सैक्रिफाइस। फिर y के लिए देखते हैं, y को पहले मिलते थे 2, 6 अगर प्रॉफिट होते थे उस 6 में से इसको मिलते थे 2, अब 6 में से इसको मिलेंगे 1, तो भाई 2 में से 1 माइनस किया तो इसका भी सैक्रिफाइस हो गया 1। और z के लिए देखिए, z को पहले भी 1 मिलता था, अब भी 1 मिल रहा है, तो z का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है। तो z को देखिए 1 में से हमने 1 माइनस किया तो z का सैक्रिफाइस 0 है। तो यहाँ पर कुल मिला के सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल रहा है, x, y और z का, वो है 1:1:0। तो आंसर अगर आपको लिखना होगा तो केवल आप किसका लिखोगे, x, y और z का, नए वाले का नहीं लिखा जाता है, क्योंकि भाई उसका जो है उसको तो गेन हो रहा है ना। तो आंसर होगा 1:1:0। अब इसका मतलब क्या निकला है कि जो भी z को दिया गया उसमें से एक पार्ट x ने दिया है, एक पार्ट y ने दिया है, और z ने उसको कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम लेके आता है जो उसको पे करना होता है। और अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मसूद का। तो मसूद प्रीमियम ऑफ गुडविल जो मसूद को लाना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी टोटल गुडविल है फर्म की उसमें जो है मसूद का शेयर जो होगा मसूद के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि टोटल गुडविल जो है बिजनेस की इस जगह पे दिया हुआ है वो है 54,000 रुपीज। मसूद को कितना शेयर दिया जा रहा है, मसूद 2 पार्ट्स के लिए एडमिट हो रहा है, 2:1:1:2 यानी कि 2/6। तो मसूद को लेके आना होगा कितना, टोटल गुडविल है 54,000 और उसका शेयर है 2/6, और ये हो जाएगा आपका 18,000। अब मसूद 18,000 लेके आएंगे प्रीमियम के लिए, और ये पैसा किसको लाके देंगे, उन पार्टनर्स को देंगे जिन्होंने इनको प्रॉफिट दिए हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अभी आज तो मुझे जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो कैपिटल अकाउंट बताना है और बैलेंस शीट बतानी है, पर चूंकि ये क्वेश्चन के पार्ट है तो ये पिछले वाले पार्ट को इसमें इन्वॉल्व करते हुए चलना है हमें। तो मसूद को 18,000 रुपीज जो है वो देने पड़े। तो एक बार चलिए इसकी मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जर्नल एंट्री बता दूं जो आप पहले किया करते थे। तो नया पार्टनर जब आता था तो वो कैश में लेके आता है, और अमूमन वो 2 चीजें लेके आता है। एक तो वो कैपिटल लेके आता है जिससे कि यहाँ पर भी है,
तो और दूसरा वो प्रीमियम लेके आता है। तो कैश यहाँ पर लेके आना है कितना कितना, कैपिटल के लिए लाना है और कितना गुडविल के लिए निकालना है। गुडविल के लिए 18,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, और कैपिटल के लिए क्वेश्चन में बताया हुआ कि वो 3 लाख रुपीज लाएगा, ये दिया हुआ 3 लाख। तो इसका मतलब कैश टोटल कितना लेके आएगा, ये 3 लाख रुपीज और 18,000 रुपीज, यानी कि 3,18,000, जिसमें से मसूद का कैपिटल कितना है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 3 लाख रुपीज, और साथ के साथ वो प्रीमियम लेके आ रहा है, जिसको हम प्रीमियम भी लिख सकते हैं, और बेटर वे में जो ज्यादातर बुक्स हैं वो लिखती हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं 18,000। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर एम, एम का वो कैपिटल है, इसके हमने उसको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, और दूसरा किस लिए लेके आ रहा है, वो प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये आपकी पहली जर्नल एंट्री है। दूसरी जर्नल एंट्री में क्या होगा, आपको याद आ जाना चाहिए, ये जितना भी वो प्रीमियम लेके आता है ये उन पार्टनर्स को बांट दिया जाता है जिस पार्टनर ने उसको प्रॉफिट दिए, और किस रेशियो में दिया जाता है, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल एक ही जगह पर यूज किया जाता है। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट ये लेके आया 18,000, और ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाना है, और ओल्ड में से जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो मैंने आपके सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, जेड को तो कुछ भी पैसा नहीं दिया जाएगा, नील लिख दिए यहाँ पे। तो ये कितना होगा, 9,000 क्यों हुआ, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1:0। तो चाहे तो आप जेड का यहाँ पर अमाउंट नहीं भी लिखते, जेड का कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखते, मतलब जेड की डिटेल्स नहीं लिखते, सिर्फ 2x और y लिखते तो भी चल जाएगा। और हमें इसके बाद यहाँ पे कैपिटल लिख देना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि हम यहाँ पर अगर 2z कैपिटल नहीं भी लिखते, क्योंकि नील है, 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया, और अगर आप लिख देते हैं तो कोई उसको पूरा नहीं है। तो कुल मिला के क्या हुआ, वो 3,18,000 रुपीज लाएगा, जिसमें से 18,000 को प्रीमियम ऑफ गुडविल है, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को में दिया जाएगा, और किसको दिया जाएगा, जो भी पुराने पार्टनर्स हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1:0, और 1:10 में जब बांटा तो 9,000 एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको एक बात जो हमेशा याद रखनी है और अपने आप सोचना है, मैंने अलग से भी लिखा कि बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं रहनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ करेंगे। हम अगले वाले क्वेश्चन में इस तरह का प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। इसमें तो है नहीं है बात, बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल नहीं दी हुई है। बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में कोई गुडविल नहीं दी है। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे इस जगह पर यहाँ पर गुडविल लिखी हुई हो सकती है। तो हमने अभी तक क्या किए, दो पार्ट कर लिए, एक न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पार्ट, दूसरा हमने पार्ट कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट। अब हम आगे चलने वाले हैं और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक जो भी पॉइंट्स हैं, इन सब में हमको बनाना है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं आपके साथ बना रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैं जर्नल एंट्रीज आपके साथ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको आती हैं जर्नल एंट्रीज। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, शॉर्टकट में लेके चलते हैं। और जो लोग भूल गए थोड़ा सा याद भी कराता हूँ। डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज हो रही है, सिर्फ इतनी बात ध्यान देनी है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। लॉस हो रहा है डेबिट लिख दीजिए, प्रॉफिट्स हो रहे हैं क्रेडिट लिख दीजिए। यहाँ पे लॉस और यहाँ पे प्रॉफिट्स, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। सारे नुकसान डेबिट लिखने हैं, सारे फायदे क्रेडिट लिखने हैं, ये बात पता है। तो चलिए अब थंब रूल से ही करते हैं फटाफट जल्दी से। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1800। अब देखिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बात जो समझनी है कि बाई लिखा है या टू लिखा है। बाई मतलब होता है से और टू मतलब होता है तक। हिंदी में होता है यहाँ तक, यहाँ से। तो से और तक में बड़ा फर्क है।
वो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1800। क्या कहना चाहते हैं कि जितने का प्रोविजन पहले से बना हुआ है उसमें 1800 का प्रोविजन और बढ़ा दें, 1800 से बढ़ा दें, 1800 और बढ़ा दें। तो जब 1800 रुपए का और प्रोविजन बनाना होगा तो और हमें प्रॉफिट्स लगाने होंगे, तो हमारा एक तरह से नुकसान है। थंब रूल में इस तरह से आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई इतने पैसे और डूबने की बात हो रही है तो चलो 1800 रुपए का नुकसान है, ये थंब रूल से बात सोच सकते हैं। तो 1800 रुपीज का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। तो प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करेंगे हम? डेबिट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी शॉर्टकट में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1800 रुपीज। और अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं जी स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। जितने का स्टॉक है ना उसको 20% से कम कर दिया जाए। तो देखिए स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 2,16,000 रुपीज का, तो 2,16,000 का 20% निकाल लीजिए। तो 2,16,000 का 20%, ठीक है भाई, कितना हो गया 20%? 43,200। तो 43,200 रुपीज का स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। अगर 43,200 इसकी वैल्यू कम हो गई है तो भाई हमारा एक तरह से नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे जी टू स्टॉक और 43,200 रुपीज का हमारा नुकसान। स्टॉक कम हो गया, नुकसान हो गया। हम आगे चल रहे हैं, इसके बाद अगले पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है कि प्लांट एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 15 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। प्लांट जो है वो 15% डेप्रिशिएट किया जाएगा। तो भाई प्लांट की वैल्यू कितनी है? प्लांट की वैल्यू देखो कितनी है, देखो भाई कितनी है प्लांट की वैल्यू? प्लांट है हमारा 2,40,000 और 2,40,000 का 15% निकालिए। 36,000। 2,40,000 का 15% हो गया आपका 36,000। 36,000 रुपीज इसकी वैल्यू अगर कम हो गई तो 36,000 रुपीज का आपका लॉस हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है सभी को, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख दें किसमें लॉस हो रहा है? प्लांट में लॉस हो रहा है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 20% कम हो रहा है फर्नीचर। फर्नीचर 36,000 का है, 36,000 का 20% निकाल लेते हैं। 20% हो जाएगा जी आपका 7,200। तो 7,200 लिख देते हैं हम लोग। तो फर्नीचर, इसमें भी वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, 7,200। फिर अगले पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर 4,200। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले कितने हैं? यहाँ पर क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में चेक कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स है यहाँ, तो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखे ही नहीं। अब कोई एक्सपेंस है ही नहीं और वो बोलता है नहीं जी एक्सपेंस देना पड़ेगा, यानी कि एक लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी नुकसान, और एसेट जब भी घटेगी नुकसान। इसके ठीक विपरीत एसेट बढ़ जाएगी तो फायदा, लायबिलिटी घट जाएगी तो फायदा। यहाँ तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है, आपको अब आप इतने रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये देने पड़ेंगे और आपके रिकॉर्ड में वो है ही नहीं है। तो ये जो रिकॉर्ड में नहीं है और वो लायबिलिटी देनी पड़ रही है, तो ऐसी लायबिलिटीज को हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं है। अब एक लायबिलिटी बढ़ गई और कितने की लायबिलिटी बढ़ रही है जी? 4,200 रुपीज की। तो इसको फिर हम दिखाएंगे यहाँ पर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और हमारी जो लायबिलिटी बढ़ रही है वो बढ़ रही है 4,200 रुपीज। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और कहते हैं कि बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड अप टू 4,20,000। अब बिल्डिंग के केस में देखिए
बिल्डिंग को कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, बढ़ा करके कितना कर दीजिए, 4,20,000 तक ले आइए। पहले बिल्डिंग कितनी थी, 3,60,000 की, तो 3,60,000 की बिल्डिंग की वैल्यू 4,20,000 हो गई है, यानी कि 60,000 रुपीज की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। तो भाई 60,000 की अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है तो आपका फायदा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बिल्डिंग, और हमारा फायदा कितना हो गया है, 60,000 रुपीज। और इसके बाद सारे पॉइंट्स आपके हो जाते हैं खत्म। हमने 5 पॉइंट जो रिवॉल्यूशन के थे, पांचों को लिख लिया। अब आपको आगे वाला काम क्या करना है कि इसमें से इसको बैलेंस करना है और चेक करना है कि इसमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो वो 92,400 टोटल आ रहा है। अब देखो, आप नोटिस करो कि जो यहाँ पर डेबिट साइड है वो बड़ी है, यानी कि नुकसान ज्यादा हो गए हैं और फायदे कम हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो बैलेंस लिखना है उसको लिखना है लॉस है। तो 92,400 इसमें से माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका 32,400 का लॉस हो गया। और इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ये रिवॉल्यूशन कौन कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, Z, Y और X, और ये जो है लॉस है इनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो पुराना इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो यूज करना है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, यानी कि 3:2:1। तो इसका शेयर हो जाएगा कितना, 16,200 पहले वाले का, ठीक है भाई। और इसका हो जाएगा 3,5 और इनका हो जाएगा 10,200, 10,800 और 5,400। क्या रेशियो यूज किया, 3:2:1। ये जितने भी काम किए ये सारे के सारे काम पुराने हैं, कुछ भी नया नहीं, पहले पढ़ा हुआ है ये। और अब हम आज का नया काम शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए, हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में बनाने होते हैं और पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। तो पार्टनर्स के नाम यहाँ पर लिख दिए मैंने, X, Y, Z, और नए पार्टनर का नाम मसूद। X, Y, Z और मसूद। इस जगह पे हमने मेंशन कर दिया कि दीज आर कैपिटल अकाउंट्स। हमने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दिया इस जगह पे। देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि फंडामेंटल्स जब आपने पढ़ा था तब आपको याद होगा। शॉर्टकट के तरीके से आज हम चल रहे हैं, तो शॉर्टकट में क्लास को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि जब भी पार्टनर्स को कुछ देना है, कुछ मिलना है, उनके अकाउंट में करना है, तो प्लस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसके अलावा अगर कुछ भी हमें माइनस करना है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है और जैसे भी याद रखने के लिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया। देखिए, कैपिटल्स के जो पुराने बैलेंस हैं, जो सबसे पहले पुराने ओपनिंग बैलेंसेस पड़े होंगे उनको हम उतारेंगे, क्योंकि कैपिटल एक क्रेडिट आइटम है, तो हम इसको क्रेडिट में बैलेंस को उतारेंगे। और देखिए, पार्टनर्स के क्वेश्चन के अंदर कितने कितने बैलेंस दिए हों वो पहले हम देख लें। तो इनके बैलेंसेस हैं 3,60,000, 3,60,000 एंड 60,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर पुराने बैलेंस को जब उतारेंगे तो वी विल राइट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बैलेंस है 3,60,000, दूसरे वाले पार्टनर का 3,60,000, तीसरे वाले का 60,000, और मसूद पहले से था ही नहीं, इसलिए मसूद का कोई बैलेंस नहीं। सबसे पहले तो आप बैलेंसेस को उतारें। फिर आपने क्या करना है कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए उन्हीं पॉइंट के सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेंड करते हुए चले जाएं। तो
तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, और मसूद 3 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो मसूद जो 3 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मसूद का कैपिटल लिख दिया जाए, और मसूद जब पैसा देंगे तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मसूद कैपिटल, और यहाँ पर क्या पोस्टिंग हो जाएगी, बाई कैश। तो मसूद ने जो 3 लाख रुपीज दिए वो मसूद के अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिए, ये 3 लाख रुपीज आ गए। फिर इसके बाद जो है इन्होंने प्रीमियम ला के दिया था, और ये जो प्रीमियम है ये आपने एक्स और वाई को बांट दिया था, जबकि बांटा एक्स वाई जेड और तीनों के बीच में जाना चाहिए था, पर ये किसको किसको दिया था, केवल एक्स और वाई को दिया गया था, जेड को नहीं दिया गया था, क्योंकि जेड ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया था। तो अब अगले एंट्री क्या थी जो आपकी थी, वो थी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। तो जेड का तो नील था अमाउंट, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ये हम दे रहे हैं इनको, क्या दे रहे हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है जी, प्रीमियम ऑफ गुडविल, और इनको मिला था 9000। अभी अभी हम क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट में करके आते हैं, इनको मिला था 9000, और इनको कुछ भी नहीं दिया गया था, नील लिख दिया, चाहे तो आप ब्लैंक डालते या ना भी लिखते। और ये मसूद ने फर्म को प्रीमियम दिया, और प्रीमियम जो है यहाँ पर इन लोगों को पार्टनर को बांट दिया गया। अगर एंट्री वाइज पोस्टिंग वाइज समझना चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो एंट्री थी हमारी वो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, तो प्रीमियम अकाउंट अगर बना रहे होते टू एक्स टू वाई टू जेड लिखते हैं, और एक्स वाई जेड में आएगा बाई प्रीमियम। पोस्टिंग वाइज भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद अगले जितने भी पॉइंट थे, इन सारे पॉइंट से 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक जितने भी पॉइंट थे, ये सारे के सारे रिवॉल्यूशन के पॉइंट थे। तो इनके लिए हमने क्या किया हुआ है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया हुआ है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या हो रहा है कि आपका लॉस आ रहा था, और आपका जो लॉस था वो 16,200 का है, और 10,800 का और 5,400 का, ये इनके पार्टनर्स के लॉसेस है। तो लॉसेस जो है उसकी अगर एंट्री आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, एंट्री हो जाएगी एक्स वाई जेड टू रिवॉल्यूशन। तो एक्स और वाई और जेड के अकाउंट में 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट पोस्टिंग होगी। और अगर हम थंब रूल से पढ़ें, तो थंब रूल में मतलब अंगूठा छाप तरीके से पढ़ें, तो भाई लॉस हो गया, इनके कैपिटल कम होंगे, तो कैपिटल कम करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है। तो माइनस करना होता है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी इनका इतना कम हो गया, और किस लिए कम हुआ, रिवॉल्यूशन अकाउंट से कम हुआ। और अच्छे बच्चे जो होते हैं वो ब्रैकेट में मेंशन भी करते हैं कि ये रिवॉल्यूशन में लॉस हुआ था। तो रिवॉल्यूशन में जो लॉस आया था, इनका आया था 16,200, दूसरे वाले पार्टनर का था 10,800, और तीसरे वाले पार्टनर का था 5,400। और मसूद का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रिवॉल्यूशन जो है वो पुराने लोग पुराने समय में नए पार्टनर के आने से पहले उसके आने के समय तक करके रखते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, पुराने लोगों की थी, उन्होंने किया, और उनका जो नुकसान आया वो उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया। ठीक इसके विपरीत अगर कोई प्रॉफिट आ रहा होता है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कर लिए, और आपको मैंने पहले बताया जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 पॉइंट हर क्वेश्चन में आपको अपने आप जोड़ने हैं, अपने मन में हमेशा 4 पॉइंट जोड़ के रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि बैलेंस शीट में चेक करना है कोई गुडविल तो नहीं है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है, अगले वाले क्वेश्चंस में मिलेगी आपको, तो गुडविल का पार्ट तो हो गया जी खत्म। फिर चेक करना है कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस का बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है जी प्रॉफिट का बैलेंस। और आपको एक बात और याद रहनी चाहिए कि बैलेंस शीट में ये वाली जो साइड में चीजें लिखी होती हैं ये सारे क्रेडिट आइटम्स होते हैं, और इधर यहाँ पे डेबिट आइटम होते हैं। आपको एक बात और भी मैं बता दूं कि बैलेंस शीट में कोई डेबिट और क्रेडिट साइड होती ही नहीं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है जिसकी डेबिट और क्रेडिट साइड हो, इसमें कोई भी साइड नहीं होती। बस रफ में अपने लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं कि इस साइड में सारे क्रेडिट आइटम्स होती हैं और इधर सारे डेबिट आइटम होती हैं। कुछ टीचर्स उसको इस तरीके से बता देते हैं कि बैलेंस शीट में साइड उल्टी होती है, इधर क्रेडिट इधर डेबिट, जबकि साइड कोई होती नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में सिंपली एक लिस्ट है। यहाँ पे कहीं हम कोई अकाउंट नहीं लिखते, कोई डेबिट नहीं लिखते, कोई क्रेडिट नहीं लिखते, कोई टू नहीं लिखते, कोई बाई नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भाई ये अकाउंट है ही नहीं, ये तो एक लिस्ट है, एक स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर याद रखने के लिए कह सकते हैं कि इधर जितने भी आइटम्स होंगे वो क्रेडिट आइटम्स होंगे और यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी डेबिट आइटम्स होंगी।
तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कितना है जी, वो 25,200 रुपीज। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हम तीनों पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। नए वाले पार्टनर के आने से पहले ये ऑलरेडी प्रीवियस अगर आप लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखें पूरा डिटेल में आपको पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजों को हमने जितने भी फ्री रिजर्व्स होते हैं इनको बांट देना है। सबसे पहले तो 25,200 के प्रॉफिट्स को बांट दिया जाए। तो हम यहाँ पर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और 25,200 को बांट दीजिए। 25,200 को जब हम बांटेंगे 3:2:1 में 25,200 डिवाइडेड बाय 6 तो ये हो जाएगा 4,200। इसका शेयर हो गया 4,200, इनका शेयर हो जाएगा 8,400 और तीसरे का हो जाएगा, इनका 1 पार्ट है, इनका 2 पार्ट है, इनका 3 पार्ट है, तो इनका हो जाएगा 12,600। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे आगे चलेंगे और आपको मैंने बताया कि 4 बातें आपको हमेशा ध्यान देनी है। हमने गुडविल को देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था उसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि कोई फ्री रिजर्व तो नहीं पड़ा है, बिल्कुल ठीक किसी के ऊपर एक रिजर्व भी पड़ा हुआ था और वो फ्री है, उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी, कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्लेम, किसी चीज तरह की बात नहीं करी गई है। तो ये 50,300 का हमारे पास यहाँ पे फ्री पड़ा हुआ अमाउंट, इसको भी हम बांट देंगे। तो 50,400 को हम बांट देंगे। तो 50,400 को 3:2:1 में बांटेंगे हम। तो ये हो जाएगा 8,400 सबसे पहले वाले, लास्ट वाले का शेयर होगा 1/6 है, 2/6 हो जाएगा इसी का डबल 16,800 और इनका हो जाएगा 25,200। और ये किस चीज का प्रॉफिट था जी, किस चीज का पार्ट था, ये रिजर्व्स थे, तो हमने रिजर्व्स को भी बांट दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 पॉइंट हर क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में भी आपको यही बात ध्यान रखनी है, रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर्स में भी यही काम करना है। तो हमने फ्री रिजर्व्स को भी बांट दिया। फिर चौथे नंबर पे देखना है कि कोई एसेट साइड में कोई लॉस या कोई फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस तो नहीं पड़ा हुआ, कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस तो नहीं पड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, आने वाले क्वेश्चंस में होंगे। तो हमने अब क्या किया कि जितने पॉइंट गिवन थे वो कर लिए और कुछ पॉइंट इम्प्लाइड का मतलब जो आपको खुद समझना है, बताया नहीं जाएगा, उन पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया कि कंप्लीशन हो गया और अब आप कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्लोज और अब आप चेक करेंगे आपके कैपिटल के कितने बैलेंसेस हैं। तो सब लोग जो है मेरे साथ जो है टोटल करिए और बैलेंसेस बताइए। देखो 3,50,000 है, फिर प्लस है इसमें 9,000, फिर प्लस है इसमें 12,600, 4,06,800 और फिर है जी 25,200। तो 4,06,800 आ रहा है, 4,06,800 और इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा 16,200, तो माइनस 16,200, तो इनका बैलेंस हो जाएगा 3,90,600 रुपीज। ये इनका बैलेंस आ गया और यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आखिरी में इनका बैलेंस हो गया। अब इसी तरीके से हम y का बैलेंस चेक करेंगे, प्लस 9,000 प्लस 8,400 प्लस 16,800, तो ये हो रहा है जी 3,94,200, 3,94,200 और 3,94,200 में से आप माइनस कर दोगे 10,800, तो माइनस 10,800 और ये हो जाएगा आपका 3,83,400, 3,83,400। तीसरे वाले पार्टनर का टोटल कर लेते हैं 0, तो ये होगा आपका 72,600, 72,600 में से माइनस कर दीजिए 5,400, तो ये हो जाएगा 0, 0, 4 और 2, 6, 5 और 7,
12 और 67,200। तीसरे वाले का 3 लाख था, कोई चेंज नहीं है, 3 लाख का 3 लाख बैलेंस। तो भाई अब इससे हमें पता चल गया कि इन पार्टनर्स के कितने कितने बैलेंसेस हैं। तो हम अगर बात करें एक्स का 3,60,000 था, फिर इसको 9,000 प्रीमियम का मिला, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से 12,600 मिला, रिजर्व से 25,200 मिला, और दूसरी तरफ 16,200 रुपीज का इनका लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में, और आखिरी में बैलेंस कितना बच गया 3,90,600 रुपीज। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्टनर की बात करते हैं तो दूसरे पार्टनर का 3,60,000 था, 9,000 उसको प्रीमियम मिला, 8,400 प्रॉफिट एंड लॉस का मिला हिस्सा, रिजर्व से 16,800 मिला, टोटल उसके पास 3,94,200 हो गया। इस 3,94,200 में से 10,800 रुपीज का उसका लॉस हो गया रिवैल्यूएशन करते समय, और आखिरी में जो उसका बैलेंस है वो 3,83,400 का बैलेंस बचा। इसी तरीके से तीसरे पार्टनर के लिए बात होगी। तो कैपिटल अकाउंट के लिए सिंपली क्या करना होता है, क्रेडिट में जो जो चीजें हमने देनी है वो लिखनी है, और डेबिट से जो जो चीजें लेनी है वो माइनस कर दी, और आखिरी में बैलेंस निकाल देना है। अब आने वाले क्लासेस में यही डिस्कशन होना है ज्यादातर। इसके बाद अगला जो काम करना होता है वो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी होती है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि बैलेंस शीट जो बनती है वो हमेशा बैलेंस शीट को देख के ही बनानी चाहिए। पहले से एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, उसी को देख करके हम बनाएंगे। ठीक है भाई। तो हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर आप और क्वेश्चन में हम देखते हैं बैलेंस शीट में हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1,04,400 रुपीज के। और आपको एक बात ये ध्यान देनी कि रिवैल्यूएशन करते समय जो भी चेंजेस हुए थे वो अब आपको यहाँ पे चेंज करके फिर बैलेंस शीट में लिखना होगा। तो क्रेडिटर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, हम क्रेडिटर्स को एज इट इज लिख देंगे 1,04,400। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्रेडिटर्स 1,04,400 जो बैलेंस दिया हुआ वही हमें लिख दिया है। इसके बाद रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस दिए। ये रिजर्व्स जो हमने खत्म कर दिए हैं, नए वाले पार्टनर के आने से पहले हमने पुराने लोगों को सारे रिजर्व्स बांट दिए, तो रिजर्व खत्म हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट था वो भी पुराने लोगों के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया नए वाले पार्टनर के आने से पहले, तो ये भी खत्म हो चुका है। और इसके बाद जो कैपिटल है वो चेंज हो गए हैं, और कैपिटल चेंज होकर के क्या हो गए ये आपको आपके कैपिटल अकाउंट के जो बनाए हैं वहां के बैलेंसेस से पता चलता है। तो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल, और एक नया पार्टनर और आ गया है मसूद, इसका कैपिटल। तो इनके जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट आप चेक करो, और एक्स का देखो कितना कैपिटल आ रहा है। एक्स का आ रहा है 3,90,600। तो 3,90,600। दूसरे वाले पार्टनर का बैलेंस कितना था? 3,83,400। और तीसरे वाले का 67,200। 3,83,400। तीसरे वाले का 67,000 कितना है? 67,200। यस सर। और 3 लाख। अब टोटल कर दीजिए इनका कितना? 11,41,200। अब दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो और कुछ है नहीं। देखिए कैश सबसे पहले दिया हुआ है 36,000 रुपीज। अब आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि 36,000 जो है वो तो पड़े ही है हमारे पास। इसके अलावा क्या है, उसमें नए वाले पार्टनर ने 18,000 दिया था और 3 लाख रुपीज दिए थे। आपको याद आ गया होगा 3 लाख रुपीज उसने कैपिटल दिया था
18,000 रुपीज उसने प्रीमियम दिया था और 36,000 टोटल पड़ा था। तो इस समय हमारे पास जो कैश में बैलेंस है वो कितना चल रहा होगा, टोटल कर दीजिए। तो टोटल कैश में बैलेंस हो रहा होगा हमारा 3,54,000 रुपीज। 3,54,000 कैसे हुआ? 36,000 पहले से था, 18,000 उसने हमें प्रीमियम का दिया और बिजनेस में 3 लाख रुपीज का कैपिटल का अमाउंट दिया। तो बिजनेस के पास टोटल कैश कितना आ गया? 3,54,000। तो अब आप क्या करिए, कैश यहाँ पर लिख दीजिए 3,54,000। तो हम लिख देते हैं कैश 3,54,000। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि फिर क्या चेंज है। इसके बाद डेटर्स है 74,400 के। तो डेटर्स तो जो है वो वैसे ही लिख दूंगा मैं 74,400, पर जो इसका प्रोविजन है वो चेंज हो गया था, आपको याद आना चाहिए। देखिए प्रोविजन जो है हमारा पहले से बना हुआ 2400 का, ये 2400 का प्रोविजन बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये 2400 का प्रोविजन है। और आप देखिए नीचे एक पॉइंट और क्या था, उन्होंने बोला है कि 1800 रुपीज का प्रोविजन और बढ़ा दो। तो 1800 का प्रोविजन और बढ़ा देंगे, 2400 में 1800 और प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4200। तो प्रोविजन जो है 2400 का पहले से था, 1800 और बढ़ा दिया, अब प्रोविजन कितने का हो गया? 4200 का हो गया। तो इसमें से प्रोविजन 4200 होगा, और आपको पता है कि प्रोविजन लेस करके लिखा जाता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा आपका 70,200 रुपीज का। फिर हम आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि अगले आइटम क्या है, स्टॉक। स्टॉक हमारे पास लिखा हुआ है 2,16,000 रुपीज। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टॉक इनर कॉलम में लिख दीजिए 2,16,000, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। आपको ये देखना है कि वैल्यू क्या चेंज हो गई है। आपने रिवॉल्यूशन किया था और रिवॉल्यूशन करते समय इसके स्टॉक की वैल्यू कम कर दी गई थी। तो मैं अभी आपको रिवॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। 43,200 रुपीज की वैल्यू जो है ना इसकी लेस कर दी गई थी। तो भाई अगर 43,200 की इसकी वैल्यू लेस हो गई है तो स्टॉक को 43,200 लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो स्टॉक को अब हम क्या करेंगे, 43,200 लेस करेंगे। माइनस 43,200, तो ये हो जाएगा आपका 0,0,8,2 और 7 और 1,72,800 रुपीज। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 36,000 रुपीज का। 36,000 का फर्नीचर है, और अगर आपको ध्यान हो तो इसका फर्नीचर का 20% वैल्यू कम हुई थी, यानी कि 7,200 रुपीज। तो मैं फिर आगे लिख रहा हूं, फर्नीचर हमारा 36,000 का था, इसकी वैल्यू जो है वो 7,200 कम हो गई है। एक काम और भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको लेस करके, यहाँ पे देखो आप सीधा लेस करके डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो। ये तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको इजी लगे, मैं साफ साफ पहला क्वेश्चन में समझाते हुए चल रहा हूँ। डायरेक्ट 36,000 में से 7,200 लेस करो और जो फिगर आ रहा है वो लिख दो। तो ये लेस क्या, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा जी 8, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिसपे जो चेंज हो गया, कोई एसेट कम हो गई है कम कर दीजिए, कोई एसेट बढ़ गई है उसको बढ़ा दीजिए, बस इतना सा काम करना है। तो हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जो अगली एसेट है वो है हमारे पास प्लांट, 2,40,000 का है, और प्लांट को हमने कितना कम किया था, 15% कम किया था। तो प्लांट की वैल्यू भी कम कर दें। प्लांट है 2,40,000 का, ठीक है, और इसका 15% जो हमने कम किया था, कितना कम था, 36,000 था भाई, 36,4,000। इसके बाद जो है आपको दिया हुआ है
बिल्डिंग 3,60,000 की है और इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है 4,20,000। तो सीधा आप बिल्डिंग की वैल्यू चाहे तो ऐड करके लिख दें या सीधा लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे बिल्डिंग है हमारी 3,60,000 की और इसकी वैल्यू 60,000 इंक्रीज हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है जी 4,20,000। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि जो बैलेंस शीट के कंटेंट्स थे उन सारे कंटेंट्स को जैसे दिया गया था वैसे के वैसे हमने लिख दिया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान देनी है कि अक्सर क्या होगा एग्जाम में कि कोई ना कोई नई एसेट या कोई नई लायबिलिटी और बढ़ गई होगी एडजस्टमेंट के अंदर। अब आप चेक करो यहाँ पर देखो कोई एडजस्टमेंट के अंदर कोई नई एसेट या लायबिलिटी तो नहीं बढ़ गई। तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट को नोटिस करें तो फिफ्थ पॉइंट में देखो लिखा हुआ है कि एक नई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 4200 और आ गई है। तो भाई जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट में आप इस लायबिलिटी को भी लिखोगे एक नई लायबिलिटी आ गई है। तो हमेशा क्लोज करने से पहले क्या करना है आपको एक चेक रखना है और वो चेक क्या है कि कोई भी बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई एसेट लायबिलिटी नहीं आ गई तो उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर एक नई लायबिलिटी आ गई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और जिसका कि अमाउंट कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 4200 रुपीज। तो इसको हम 4200 रुपीज लिख दें और इसके बाद हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। अब आप भाई बैलेंस शीट का करिए टोटल सम करो भाई बैलेंस शीट का 12,49,800 12,49,800 12,49,800 ये दोनों तरफ आपका टोटल सेम आना चाहिए और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्योंकि पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट या बड़ा लगा होगा पर ऐसा कुछ नहीं है और अगली क्लास से हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, फिर अगली क्लास में एक क्लास के अंदर 3 क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए और नहीं तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट नहीं है? बाय बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir.